Hello, good morning everyone. Today we learn or we done our second practical of SE. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारा सेकंड नंबर पे आता है SRS. SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर या कुछ बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो एनालिसिस किया जाता है और वो एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे कि अभी ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है, रिपोर्ट बनी हुई है, ये एक SRS है और ये आपका सेकंड नंबर पे आता है प्रैक्टिकल के अंदर. ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा है. डेवलप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम इन IEEE टेम्पलेट. ये आपके क्यूरिकुलम में दे रखा है. हमने यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर LMS के ऊपर हमने SRS एक बनाया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट क्या है वो लिखना होता है. देन उसके बारे में इंट्रोडक्शन. फर्स्ट काम क्या है हमारा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि हमको इंट्रोडक्शन देना होता है कि SRS क्यों बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे हैं, क्या स्कोप है उसका, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे. ठीक है, तो द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज टू डिस्क्राइब द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. Requirements specification define and describe the operation, interfaces, performance and quality assurance requirement of the online library system. The document also describe the non-functional requirements such as the user interfaces. अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम क्या लिखेंगे इसके अंदर. हम ये लिखेंगे कि जो हमारा काम ऑनलाइन हम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमें मिलेगा ही. जैसे हम अभी करते हैं ऑफलाइन, जब करते हैं तो हमारे को क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है. कभी जो हम बोलते हैं कि एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अब यही काम अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में नो डाउट एक सिस्टम बनेगा और उस पर ईजीली वर्क हो पाएगा. ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं हमारे, या हम क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड में ये अच्छा रहता है. ऑपरेशन फील्ड ले लो, चाहे इंटरफेसेस ले लो, चाहे परफॉर्मेंस ले लो, चाहे आप क्वालिटी ले लो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा बेहतर रहेगी एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन. ठीक है, पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है हमारा द सॉफ्टवेयर इज़ फॉर ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी. मतलब जो काम हम अभी पर्सनली कर रहे हैं वो सारा काम ऑटो मोड में चले जाए, ऑटोमेटिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर उसको कर दे, इस तरह का हम चाहते हैं. ठीक है, और फैसिलिटीज़ ये क्या प्रोवाइड कराता है. फैसिलिटीज़ अभी नंबर 1 पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, पर्पस लिख दिया. अब कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कराता है वो हम देख रहे हैं. तो ये एक ऑपरेटर के तौर पे हमें क्या देता है, कैन एंटर डिटेल्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर बुक, कैन प्रोवाइड मेंबरशिप टू मेंबर्स. कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कार्ड इशू करते थे पहले, कार्ड इशू स्टूडेंट्स के लिए अलग, बाकी के लिए स्टाफ के लिए अलग होता था, उसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन मोड में हम क्या करते हैं, मेंबरशिप दे देते हैं कि आपके लिए ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपका ये मेंबरशिप कार्ड है. ठीक है, ऑनलाइन करते हैं. साथ ही जो हर एक बुक की डिटेल हम क्विकली चेक किया जा सकता है. आपके एक सिंगल क्लिक पे आपको आपकी डिटेल आ जाएगी बुक्स की, वरना हमारे को यहाँ पे खुद से फिजिकली सर्च आउट करना होता था. ठीक है, एडमिन की फैसिलिटी, मतलब जैसे अभी हम चैनल सिस्टम से चलें तो यहाँ पे हमारे को फिज़िकली देखा जाए तो एक पर्सन बैठता है, फिर दूसरा उनको देखने के लिए देखते हैं कि भाई कोई बुक चोरी नहीं हो जाए या कोई बुक ख़राब हो गई है, और जो बुक आप लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए, कहीं वो तो बच्चे नहीं देख रहे. तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको फिजिकली चेक करना पड़ता था. बुक बैंक से तो बुक नहीं ले ली बच्चों ने, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी. तो वो एडमिन पैनल एक अलग ही बना दिया. एडमिन पैनल क्या करता है कि वो आपका जितने भी एरियाज़ हैं स्टूडेंट्स के, या जो भी ऑथर हैं और कंटेंट हैं, या जितनी भी अवेलेबल बुक हैं, वो बच्चों के साथ साथ एडमिन को ही पता होता है. मतलब एडमिन पैनल का आपको अलग से आईडी पासवर्ड मिलता है. ठीक है, जिससे कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें. वरना अगर हम एक्सेस बच्चों को दे देंगे तो बच्चे उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं. तो एडमिन पैनल को हमने इसमें दिया है अलग से, जो सिर्फ एडमिन लोग ही देख सकते हैं
पूरा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी का, बच्चों को सिर्फ रिगार्डिंग बुक्स ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। स्कोप की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम ले लो, चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे बहुत सारी जगह जहाँ पे भी बुक्स की नीड होगी, वहाँ पे नो डाउट आपको ये ऑनलाइन सिस्टम जो हम बना रहे हैं काम आएगा। चाहे वो छोटा सा एक ऑफिस ही हो, और जो ये अपने लॉ के होते हैं हमारे एडवोकेट लोग, इन लोगों के भी अगर चैम्बर होते हैं वहाँ पे भी बुक्स होती है, अगर वो चाहें तो वो भी इसे एफिक्स कर सकते हैं। तो स्कोप इसका हर जगह पे है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। ऑनलाइन लाइब्रेरी ना लिख करके ऑनलाइन बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी होती है, अगर छोटा नॉर्मल कोई अगर अपने 100-150 बुक्स भी हैं मान लो, तो वो भी आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं काम, ठीक है। अजम्पशन में हमारे पास में 3 हैं यहाँ पे कि दिस एप्लीकेशन इज यूज टू कन्वर्ट द मैनुअल एप्लीकेशन टू दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है। कस्टमाइज डेटा विल बी यूज इन दिस एप्लीकेशन, यस। यूजर डज नॉट हैव राइट टू एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर तो हमारे को समझ में आता है। सेकंड में ये कहना चाह रहा है कि हम कुछ भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, मतलब कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं क्विकली, ठीक है। प्लस जो हमारा यूजर है उसके जो राइट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे एडमिन को पूरे राइट्स हैं, स्टूडेंट्स को कम राइट्स हैं, फैकल्टी को ना कंप्लीट है ना स्टूडेंट्स से थोड़ा से ज़्यादा हैं। इस तरह से अलग अलग राइट्स हमारे को देते हैं बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ओवरव्यू में हमारे को ये देखा जाता है कि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं ऑनलाइन इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, वो कितने तरह से दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, और वो सर्विसेज लेने के लिए उनको क्या करना होगा यूजर्स को। एक बुक अगर हम इशू कराते हैं, कैसे सबमिट करानी है, कैसे लेंगे, वो चीज़ इसके अंदर बताई जाती है। फंक्शनैलिटी, ऑनलाइन मेंबरशिप, कीप द ट्रैक ऑफ इश्यूज एंड सबमिशन ऑफ बुक्स। ये 2 तरह के जो वर्क फ्लो होगा, एक होगा आपको ऑनलाइन मेंबरशिप लेना होगा, प्लस कीप द ट्रैक ऑफ इश्यूज एंड सबमिशन ऑफ बुक्स। आपको कोई अगर इश्यूज हैं उसका बारीक में जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी, साथ ही साथ बुक्स के जो सबमिशन हैं उसके बारे में भी आपको लिख कर रखना होगा अपना ऑनलाइन ही। और ये सब यूज़ कब कर पाएंगे, जब आप उसकी मेंबरशिप लेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं इन दिस सिस्टम, देयर इज लॉट्स ऑफ फंक्शनिंग। द यूजर कैन सर्च बुक एंड सी हिज हर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। नो डाउट अगर आपको बुक चाहिए तो आप अपना अकाउंट बनाओगे और वो बंदा कभी भी इसको देख सकता है अपने अकाउंट को। ही विल बी एबल टू गेट द रिकॉर्ड इन एनी फॉर्मेट, और वो किसी भी फॉर्मेट में वो उसके रिगार्डिंग आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है। देयर विल ऑल्सो बी ए रिमाइंडर एंड डिजिटल डायरी, थ्रू दिस ही कैन गो टू नो अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट डेट लाइक हिज बुक सबमिशन डेट। कितनी बार हम भूल जाते हैं कि वो डेट तो निकल गई, मुझे मेरी बुक के 15 या 20 डेज कंप्लीट हो गए, सबमिशन कराना था, नहीं हो पाया, तो ये खुद रिमाइंडर देगा। ऑनलाइन सिस्टम है, जब हम फिजिकली करते हैं तो हमारा तो हम अगर हम मिस कर देते हैं तो नो डाउट पेनल्टी लगता है। ऑनलाइन के अंदर वो रिमाइंडर देगा आपको, 2-3 रिमाइंडर जितने आप सेट करेंगे जो सिस्टम में बना होगा, वो रिमाइंडर से आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ इतनी तारीख को जमा करानी है, ठीक है। एडमिन कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड एंड शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एनी स्टूडेंट एज वेल एज लाइब्रेरी। एडमिन, जैसा कि मैंने बोला था, एडमिन पैनल का मतलब यही कि उसका ओवरऑल जितना स्ट्रक्चर है लाइब्रेरी का वो सब सामने रहता है, क्योंकि वो एडमिन है, ठीक है। तो उसके बुक रिकॉर्ड्स वगैरह या पूरा कंप्लीट लाइब्रेरी का स्टेटस उसके सामने एनी टाइम आ सकता है, वो देख सकता है। फिजिकली उसे जाकर लाइब्रेरी में चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। मॉड्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ा टास्क है, तो बड़ा टास्क मतलब जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है हमारा, अब हमको ये SRS बना रहे हैं, तो SRS ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम की बन रही है, मतलब हमने इसको किसी लैंग्वेज में डेवलप किया है। तो जब हम लैंग्वेज में डेवलप करने बैठते हैं उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा ही इसको रन कराने लग जाएंगे या इसके बारे में कोडिंग लिखने लग जाएंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? वो शुरुआत के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था मैंने, वापस लेता हूँ कि पहले कैलकुलेटर को हम देखेंगे कि कितनी चीज़ों से मिलकर बनाए हो। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 थे उसके अंदर चीज़ें। इक्वलेंट आता है, इक्वल दबाते तो इक्वल आ जाता है। ये
सारी चीज़ें जो थी वो वन बाय वन हमने मॉड्यूल में डाला कि ये एक मॉड्यूल के अंदर जोड़ कर रहे हैं, एक मॉड्यूल में गुणा कर रहे हैं, इस तरह से एक मॉड्यूल में इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। तो वो अलग अलग प्रोग्राम बने उनके लिए। इसी तरह से ये बड़ा प्रोजेक्ट हो, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके हमने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जो यूनिक वर्क करेंगे, जिनका काम यूनिक होगा, वो एक मॉड्यूल कहलाएगा। उस मॉड्यूल के तहत फिर हम काम करके सभी मॉड्यूल को जब हम जोड़ देंगे तो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल बने वो मॉड्यूल कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ यूज़र। तो टाइप ऑफ यूज़र का मतलब ये होगा कि यूज़र किस टाइप का है, जो हमारा एक्सेस जो कर रहा है ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर, वो कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है, एचओडी है, स्टूडेंट है, या कोई फैकल्टी है, या स्टाफ, अदर नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो नो डाउट उसकी हर काम अलग होगा, उसकी जो एक्सेस राइट है वो अलग होंगे, और जो हम उसको परमिशन दे रहे हैं एक्सेस राइट जिसे हम बोलते हैं, वो उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बनेंगी। मतलब जो बटन तैयार होंगे, जो प्रोग्राम तैयार होंगे, उसके बिहाफ पे तैयार होंगे, उसके वर्किंग प्रोफाइल पे तैयार होंगे। कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या दे रहे हैं? बजट का दे रहे हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन का दे रहे हैं, क्रिएट यूजर का दे रहे हैं, एक्सेप्ट दे रहे हैं, रिजेक्ट यूजर दे रहे हैं, चेंज पासवर्ड दे रहे हैं, बुक इन्वेंट्री, यूजर इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट जनरेशन, सर्च बुक। ये जितने भी हमने दिए हैं ना 9 टाइप ऑफ राइट्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक मॉड्यूल में जाएंगे। फर्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटर के पास में ये 9 तरह के अधिकार होंगे ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो हमारा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर। अब हर इन एक के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा, ठीक है, और फिर हमें वो राइट्स इनके लिए पैनल पे चला के देखेंगे, इसे डैशबोर्ड पे क्या रन कर रहा है, अलग अलग क्या उसके बजट देख पा रहा है, वो स्टॉक वेरिफिकेशन कर पा रहा है, यूज़र क्रिएट कर पा रहा है, डिलीट कर पा रहा है, पासवर्ड को चेंज कर पा रहा है, क्या सबको कंट्रोल कर सक रहा है। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे हम चेक करेंगे। जब ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा, हम चाहें तो मॉड्यूल एक साथ अलग अलग, अगर हमारे पास में टीम बड़ी है तो हम हमारी टीम में डिवाइड कर सकते हैं मॉड्यूल को, और अगर नहीं है, छोटी टीम है, तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 मॉड्यूल कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल अगर कंप्लीट हो गया तो हम स्विच करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे, और जो कि है हमारा कंप्लेंट। ऑल यूजर कैन सेंड देयर कंप्लेंट। तो जितने भी यूज़र्स हैं वो अपनी कंप्लेंट सेंड कर सकते हैं। कैसे? यूज़र मॉड्यूल। अब बात करते हैं यूज़र मॉड्यूल पे। तो जैसे चेंज पासवर्ड, बुक सर्च, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये 3 यूज़र मॉड्यूल पे आपके क्या बनेंगे? बटन बन सकते हैं, बटन के पीछे वर्किंग होगी, ठीक है। ये 3 उसके लिए पेज बनेंगे। फिर आएगा फाइन इन्फॉर्मेशन, ऑल यूजर्स चेक देयर फाइन। अब कितना फ़ाइन लगा, अगर पेनल्टी लगी है किसी पे तो वो फ़ाइन चेक कर सकता है, फाइन बाय डेट एंड मंथ, और मंथ वाइज डेट वाइज भी सर्च कर सकता है। ये एक फीचर्स हैं हमारे यूजर मॉड्यूल के, ठीक है। बुक इन्वेंट्री, यूजर जो भी है वो इन्वेंट्री चेक कर सकता है, सर्च कर सकता है बुक को, और अदर जो भी चार्जेस हैं वो उसके अंदर देख सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, अब ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंटरनल। अब एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा द डिज़ाइन और लेआउट ऑफ एवरी फॉर्म विल वेरी क्लियर एंड वेरी इंटरेक्टिव टू द यूज़र। मतलब जब हम बनाते हैं कोई भी सिस्टम प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले बोला था, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र अगर उसे इजीली एक्सेस कर पा रहा है तो ही हमारा जो प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बना है वो वैल्यूएबल है, अदरवाइज वो नॉन वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि अगर वो यूज़र फ्रेंडली है, जैसा यूज़र चाहता है उसी तरह से अगर बना है तो इजीली उस पर वर्क कर पाएगा, ठीक है। उसका लेआउट कैसा है, डिज़ाइनिंग कैसा है, ये एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में यही आएगा कि वो डिज़ाइनिंग पार्ट पूरा आएगा। हार्डवेयर इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि भाई हमारे जो यूज़र्स हैं वो किन हार्डवेयर की चीज़ों के साथ में इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द एग्जिस्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क विल बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र एंड आल्सो फॉर अपडेटिंग द लाइब्रेरी कैटलॉग। उनको लैन कनेक्शन चाहिएगा अगर उनको डेटा कलेक्ट करना है या फिर कोई कैटलॉग को अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज़ आएगी उसके अंदर हार्डवेयर इंटरफेसेस के अंदर। सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के अंदर आएगा अ फायरवॉल विल बी यूज्ड विद द सर्वर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। फायरवॉल क्या होता है? एक ब्रिज का काम करता है नेटवर्क और हमारे बीच के अंदर।
हमको कनेक्टिविटी करने के लिए। अगर फायरवॉल अगर हमने सही कर रखा है तो ये एक गेट पास होता है एक तरह से हमारे सिस्टम में आने के लिए। वो सॉफ्टवेयर जो भी हमारे को उसको परमिशन यस करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और अनऑथराइज्ड यूजर को ये प्रिवेंट करता है इसके अंदर, इसलिए फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें। देन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, द ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम विल बी कनेक्टेड टू द www वर्ल्ड वाइड वेब। तो नो डाउट हमारा जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए नहीं होगा, हम उसको www वर्ल्ड वाइड वेब पे भी कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं। अब बाकी जो बची हुई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, नो डाउट अगर हम कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे को देखना होगा कि विद इन अ सेकेंड वो कितना सर्च कर पा रहा है, क्या उसकी स्पीड है, ठीक है, ये सब चेक करेगा वो। अभी हमने अगर मैं स्टार्ट से देखूं तो इंट्रोडक्शन देखा, पर्पस देखा बनाने का, स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी। थर्ड हमारा था स्कोप के बाद में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी दो तरह की थी इसमें, ये देखो आपको दिख रहा होगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये फ्रंट एंड बैक एंड का मतलब ये होता है, फ्रंट एंड मतलब डिज़ाइनिंग, जैसे इसने लिखा है जावा एंड नेटबीन्स। तो हमने जो जावा और नेटबीन्स लिखा है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें सामने दिखेगा, जैसे जो बटन बने हुए हैं या जो हमारे को वेबसाइट पे जो हमें दिखता है ना, या हम विंडोज़ जब चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो विंडोज़ आता है टोन के साथ में, तो वो क्या है, वो डिज़ाइनिंग पार्ट है कि कैसे दिख रहा है और साथ में कौन सी टोन आ रही है, क्या हो रहा है, दैट इज़ फ्रंट एंड। और इसके ऊपर बाद में मैंने एक बटन दबाया और वो बटन दबाते ही इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई। ये काम कौन कर रहा है, जावा कर रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग पार्ट और कोडिंग पार्ट हमारा कहाँ हो गया, फ्रंट एंड में। अब बात करते हैं बैक एंड। बैक एंड का मतलब कि जब मैंने दबाया बुक्स बटन को प्रेस किया, तो जैसे बुक्स बटन को प्रेस करने से सारी बुक्स का डिटेल आया मेरे पास में। तो डिटेल आया कहाँ से, कहीं तो सेव होगा, वो जहाँ पे सेव है उस जगह को बोलते हैं डेटाबेस, और वो है MS SQL और SQL लैंग्वेज के थ्रू हमने उसमें प्रोसीजर बनाए या ट्रिगर्स बनाए, जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती है उसकी प्रोग्रामिंग की हमने। उस प्रोग्रामिंग को जो हमने कनेक्ट किया किससे, फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड और बैक एंड ने मिलकर के पूरे प्रोजेक्ट को क्या किया, रन किया, ठीक है। ये था। देन हमारा अजम्पशंस, देन ओवरव्यू, देन फंक्शनलिटी, देन मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। मॉड्यूल हमने नो डाउट एक टास्क को अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे, तो टाइप्स ऑफ यूजर के आधार पर हमने मॉड्यूल बनाए। एडमिनिस्ट्रेटर का अलग बना दिया, कंप्लेंट का अलग बनाया, कंप्लेंट में भी फिर यूजर मॉड्यूल में अलग 3 चीज़ें आई, फाइन इन्फॉर्मेशन आया, बुक इन्वेंट्री आया, बुक सर्च एंड अदर चार्जेस। देन हमारा आया एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि किस तरह से वो काम करेगा, फ्रंट एंड क्या होगा, प्लस यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, लॉगिन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जितनी भी हम आपको एक तरह से टेस्टिंग बोल सकते हैं, हम टेस्टिंग के आधार पे काम करेंगे। देन हार्डवेयर इंटरफेसेस चेक कराएंगे, देन सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस पे उसको रन करा के देखेंगे कि भाई अनऑथराइज्ड यूजर तो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी हमें देनी होगी। तो इसी के साथ में फिर आया अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। 3 चीज़ें तो हैं सीधी सीधी, क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर हम नहीं देंगे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा, और स्लो यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है स्लो सॉफ्टवेयर। तो हमारे को उसको लाइट वेट बनाना होगा, उसमें कोड इतना अच्छा लिखना होगा कि वो लेंदी नहीं हो, लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारा कम हो, जिससे कि वो ईजीली क्या हो, रन हो, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहे। प्लस सिक्योरिटी देनी होगी। सिक्योरिटी के अंदर हमारे को क्या करना होगा, उसके अंदर जो नॉन ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, अनऑथराइज यूजर्स जिसे हम बोलते हैं, अनऑथराइज यूजर्स हैं, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएँ, उसके लिए हमें प्रिवेंशन के लिए टेक्निक लगानी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, हम पैटर्न डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, कुछ भी हम उसके अंदर वो चीज़ दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, अब यहाँ क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि उसके एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड करेक्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये मेंटल, ये जितनी भी इसमें लिखी हुई है चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर हैं और वो इस तरह से काम कर रहा है, दैट मीन्स इट्स क्वालिटी इज़ गुड। और ये सारी चीज़ें कैसे निकल के आई है, ये सारी चीज़ें हमारे को जब हम यूजर से बात करते हैं, फर्स्ट जो मैंने बताया था स्टेप फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके अंदर ही ये चीज़ें निकल के आती है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक अगर हमने उसको पर्टिकुलर सेट कर दिया कि नहीं आप इसी जगह पे से काम में ले सकते हो और कहीं नहीं ले सकते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हम उसे कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड वेब से अगर हमने कनेक्ट कर रखा है
तो हम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकें। ऐसा हमने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर बनाया है ऑनलाइन सिस्टम का, तो वो पोर्टेबिलिटी वाला पार्ट यूज़र फ्रेंडली कहलाएगा, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट होकर के काम नहीं करना पड़ेगा। वो पोर्टेबल है, वो जहाँ चाहे उस मशीन में जहाँ इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे वो काम ले सकता है, मोबाइल हो लैपटॉप हो, प्लस जिस स्थान पे वो जाए वहाँ पे ऑनलाइन भी क्लाउड के थ्रू भी उसे काम में ले सकें। ऐसा अगर हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा। ठीक है, रीयूजेबिलिटी हो, टेस्टेबिलिटी हो, यूजेबिलिटी, टाइमलेस, ये जितने भी कॉस्ट इफेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है कि द सॉफ्टवेयर इज लेस इन कॉस्ट एंड वेरेबल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव का इसलिए आता है बीच में क्योंकि अभी बहुत सी जगह पे फ्री भी आता है, बोलते हैं कि हम फ्री अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे को ये देखना है कि फ्री वर्जन और हम जो बनाते हैं उसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट का अगर डिफरेंस होगा तो नो डाउट जो कम कॉस्ट वाला है, फ्री वाला है, वो यूज़ करेंगे यूजर्स। बट अगर आप अपने फीचर्स बताएंगे प्लस आप ये बताएंगे कि ये सिक्योरिटी कैसे दे रहा है, क्योंकि नो डाउट जो भी फ्री वर्जन दे रहा है वो कहीं ना कहीं से आपकी क्या कर रहा है, डेटा या आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। वो करते हैं, हिडन तौर पे करते हैं, हमारे सामने नहीं आता है। तो नो डाउट आप पेड वर्जन ही यूज़ करें और इस तरह से आप उनमें बताएं कि क्या डिफरेंस होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो। और कॉस्ट हमारे को जो हमारा वास्तव में प्रोजेक्ट बनाने में लगा है, हर मॉड्यूल को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, उसके आधार पे एक कॉस्ट तय करें। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हो और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल फ्री के बराबर हो। ठीक है, वो जो आपका सही है, जो क्वालिटी है, जो आपने सोच करके बनाया है, उसके हिसाब से ही कॉस्ट हो। ठीक है, तो ये हमारा था SRS हम जब लिखते हैं कि जब आपको ये बोला जाए कि आप अपना एक प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है उसकी रिपोर्ट बनाओ, तो रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें आती है। SRS में आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी थी। भाई मैंने बताया था ना, दो तरह से हम SE के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक पहले से बनाए, नई नीड आई, उसके हिसाब से उसमें अपडेशन किया, तो वहाँ पे आता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, जैसा कि हमने अभी इसमें देखा था। अब अगर कोई नया ही आ गया सॉफ्टवेयर के, नहीं हमें तो कोई पुराना अभी तक बना नहीं है, न्यू इन्वेंशन है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा SDLC के जितने भी 7 फेजेस थे उनको फॉलो करते हुए नया प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो दोनों ही केस के अंदर ये SRS तो बनेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बिना हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है। तो यूज़र से मिलेंगे और हम ऑनलाइन जो हमारे फॉर्म्स आते हैं, चाहे तो हम अगर पहले से बनाए तो फीडबैक फॉर्म से देख सकते हैं, नहीं तो इंक्वायरी फॉर्म से हम चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे हमारे पास में एक चीज़ आती है निकल के, डेटा इन्फॉर्मेशन आता है, उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को एक फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पर्पज़ लिखते हैं, देन कहाँ कहाँ वो काम में आएगा, उसके मॉड्यूल कौन कौन से हैं वो हम बताते हैं। प्लस ये जितने भी इसमें टाइप ऑफ यूज़र ये लिखे हैं आप देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक फील्ड नेम है, प्रोजेक्ट का फील्ड नेम है, इस वजह से हमने इसमें स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये एज इट इज़ जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो एज इट इज़ इसी तरह से लिखते हैं, विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, तो ये आपके फील्ड नेम है और इस तरह से यहाँ पे कोडिंग होगी, तो कोडिंग से आपको इसमें हेल्प मिलेगा जब आप कोड करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट बन के तैयार हुई है SRS कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हमारे को क्यों जरूरत पड़ी, कहाँ काम आएगा, प्लस उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या सोच करके हमने बनाया। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।